सुप्रीम कोर्ट में अभी एक काफी इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 का। केस सिंपल लगता है लेकिन अंदर से बहुत ही लेयर्ड है और इसी हियरिंग में सीजेआई बी आर गवाई ने खुद एक पॉइंटेड सवाल उठाया। व्हाट इज रॉन्ग इन द प्रेसिडेंट सीकिंग अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू बी हर्ड बाय अ 5 जजमेंट। ये क्वेश्चन अब पूरे डिबेट का सेंटर बन गया है, पर मामले नहीं रुके जब सीजेआई बी आर गवाई के सामने सीनियर एडवोकेट सच एज के वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट से उन्हें समझाने की कोशिश की कि कैसे इस केस में यूनियन गलत है। अब इतने इम्पोर्टेंट एंड कंट्रोवर्शियल केस का बैकग्राउंड समझना भी बेहद जरूरी है। सब कुछ शुरू हुआ अप्रैल 8, 2025 के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस परदीवाला एंड महादेवन के लैंडमार्क जजमेंट से इन द तमिलनाडु गवर्नर मैटर। उस जजमेंट में क्लियर किया गया था कि गवर्नर ने बोनाफाइड एक्ट नहीं किया व्हेन ही रिजर्व्ड सर्टेन बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट, और कोर्ट ने उन बिल्स को डीम्ड एसेंटेंट मानने के साथ ही प्रेसिडेंट को आर्टिकल 201 के अंदर रिजर्व्ड बिल्स पर 3 महीने के अंदर डिसीजन लेने का भी फैसला सुना दिया। इस रूलिंग ने एक तरह से टाइमलाइन फिक्स कर दी और इसी पर यूनियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एतराज है। अब प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के अंदर एक रेफरेंस भेजा है जिसमें पूछा गया है कि क्या कोर्ट ऐसे टाइमलाइंस फिक्स कर सकती है। अब कोर्ट रूम में सबसे पहले सीजेआई बी आर गवाई ने फॉर्मर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, जो कि केरला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद है, से पूछा कि क्या उनके प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन सच में सब्सटेंशियल है या सिर्फ हाइपर टेक्निकल। जस्टिस गवाई ने पॉइंट उठाया कि अटॉर्नी जनरल ने पहले तमिलनाडु केस के दौरान ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफरेंस देने की बात कही थी, तो क्या अब एजी को ब्लेम किया जा सकता है कि जस्टिस परदीवाला की 2 जज बेंच ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। सीजेआई गवाई ने हाईलाइट किया कि the AG may not have invoked Article 145 subsection 3, but he had sought consideration by a constitution bench। इस पर सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने एडजुकेटरी जुरिस्डिक्शन में एक अथॉरिटेटिव ओपिनियन दे चुकी है तो कोई डाउट और अनडिसाइडेड क्वेश्चन बचा ही नहीं जो प्रेसिडेंशियल क्लैरिफिकेशन मांगे। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि यू आर बीइंग आस्क्ड टू सिट इन जजमेंट ऑफ अ जजमेंट बाय अनदर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीनियर एडवोकेट वेणुगोपाल ने एम्फसाइज दिया कि एक रेफरेंस बेंच बाइंडिंग जजमेंट को टच नहीं कर सकती। तमिलनाडु केस का अप्रैल 8 जजमेंट ऑलरेडी बाइंडिंग लॉ है और जब तक सेंटर रिव्यू और क्यूरेटिव पिटिशन फाइल नहीं करता वो जजमेंट फाइनल है। He stated that the Constitution bench in a presidential reference only gives an opinion under Article 143. An opinion cannot supplant or set aside a binding judgment of the Supreme Court. अब तमिलनाडु की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने और भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रखे। उनका आर्गुमेंट था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक इनडायरेक्ट अपील बन जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के फ्रेमवर्क में अलाउड ही नहीं है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रिव्यू पिटिशन नॉर कैन इट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ क्यूरेटिव पिटिशन। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सब्सटेंशियली सभी इश्यूज जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में उठाए गए हैं वो पहले ही अप्रैल 8 के जजमेंट में कवर हो चुके हैं। उन्होंने वार्न किया कि अगर इस रेफरेंस को एंटरटेन किया गया तो entire concept of stare decisis would be completely subverted. A Supreme Court judgment cannot be changed unless through a review or a curative। अब जजेस ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी के पॉइंट्स पर काफी प्रोबिंग क्वेश्चंस किए। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा how would the presidential reference affect the April 8 judgment। उनका कहना था कि रेफरेंस बेंच सिर्फ ये देख रही है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में रेज हुए क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हुए हैं या नहीं। सीजीआई ने भी पूछा कि इफ देयर इज अ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट डज एवरीथिंग स्टॉप। जस्टिस विक्रमनाथ ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी से चैलेंज किया कि वो क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि रेफरेंस बेंच अप्रैल 8 के जजमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी अपने स्टैंड पर खड़े रहे और उनका कहना था कि तमिलनाडु जजमेंट और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इनहेरेंटली लिंक्ड है और ओपिनियन इनएविटेबली उस रूलिंग को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी साइट किया, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम लाइसेंसेस कैंसिल करने के बाद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने 2012 में एक रेफरेंस भेजा था आस्किंग वेदर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी ऑक्शन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि ऑक्शन परमिसिबल है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन थी, ना कि पहले से एग्जिस्टिंग जजमेंट को ओवरटर्न करने का अटेम्प्ट। और ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिया ये समझाने के लिए कि इस केस में क्या हुआ था।
जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इसे इलस्ट्रेट किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कभी एक बैकडोर अपील नहीं बन सकता। वहीं दूसरी ओर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट इज द मास्टर ऑफ आर्टिकल 143। इफ द प्रेसिडेंट हैज अ डाउट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट, अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कैन बी इशूड। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स कैन नॉट लीश द प्रेसिडेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 143। अटॉर्नी जनरल ने क्लैरिफाई किया कि अगर प्रेसिडेंट फील करती है कि मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के जजमेंट्स के बावजूद कोई कंक्लूसिव प्रोनाउंसमेंट नहीं आया तो वो रेफरेंस कर सकती है। अब यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सेंटर की तरफ से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दी। उन्होंने सवाल उठाया कि कैन वन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिसाइड द टाइम लिमिट्स, एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रेशन ऑफ अदर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। एस.जी. मेहता ने फाइन डिस्टिंक्शन ड्रॉ की। एक रेफरेंस बेंच एक ओपिनियन दे सकती है कि एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करेक्ट है या नहीं, लेकिन वो उस जजमेंट को ओवररूल या सेट असाइड नहीं कर सकती। अब एस.जी. मेहता ने हाईलाइट किया कि पहले भी 15 प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस आए हैं और हर बार मेंटेनेबिलिटी पे ऑब्जेक्शन रेज हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा जवाब दिया है एक्सेप्ट द बाबरी मस्जिद इस्माइल फारूक की रेफरेंस। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बार बार ये पॉइंट री इन्फोर्स किया कि वो सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में बैठी है। वी आर वेरी क्लियर, वी आर सिटिंग इन एन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड नॉट एज एन अपेलेट बेंच, जस्टिस सूर्यकांत ने समझाया। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने एक और ट्विस्ट डाला। उन्होंने कहा कि इवन ओपिनियंस रेंडर्ड अंडर आर्टिकल 143 बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग। मतलब टेक्निकली ओपिनियन है लेकिन प्रैक्टिकली एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अब सीनियर एडवोकेट नीरज कौल, जो कि मध्य प्रदेश की ओर से मौजूद थे, ने भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट्स डिस्क्रेशन टू इशू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज नॉट जस्टिसिएबल। मतलब कोर्ट खुद डिसाइड भी नहीं कर सकती कि प्रेसिडेंट का रेफरेंस वैलिड है या नहीं। अब जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर रिमार्क दिया कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आंसर करना है या छोड़ देना है। तो अब स्टैंड ऑफ क्लियर है। स्टेट्स जैसे तमिलनाडु और केरला कह रहे हैं कि रेफरेंस एक अपील इन डिस्गाइज है और अप्रैल 8 के बाइंडिंग जजमेंट को इनडायरेक्टली ओवरटर्न करने की कोशिश है। सेंटर कह रहा है कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल 143 पावर को कोई लीश नहीं कर सकता और रेफरेंस सिर्फ एक ओपिनियन मांग रहा है, जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जजेस मिडिल ग्राउंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेंच सिर्फ लॉ क्लैरिफाई करेगा, तमिलनाडु जजमेंट को टच नहीं करेगा। लेकिन असली टेंशन ये है कि ओपिनियन देने और प्रेसिडेंट को डिस्टर्ब करने के बीच की लाइन बहुत थिन है। अगर रेफरेंस बेंच ने लॉ पे कोई ऐसा व्यू दिया जो अप्रैल 8 के रूलिंग से क्लैश करता है तो इनडायरेक्टली वो प्रेसिडेंट अंडरमाइन हो जाएगा और इसी वजह से ये डिबेट एक क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल टसल बन गई है। तो आज का सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक जेन्युइन लीगल क्लैरिफिकेशन है या एक इनडायरेक्ट तरीका एक फाइनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डाइल्यूट करने का। हियरिंग अभी भी कंटिन्यू रही है, जिसमें ये कभी भी क्लियर हो सकता है कि कोर्ट इस रेफरेंस को किस डायरेक्शन में ले जाती है। तो हियरिंग के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।